नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। आबकारी आरक्षक के पद बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। जैसे ही अभी आचार संहिता वगैरह का मामला हटेगा उसके बाद आबकारी आरक्षक का पद आना मतलब आबकारी आरक्षक का पद आ जाएगा। आपको मालूम होगा पहले से, अगर आप लोग जागरूक होंगे इस विषय को लेकर के, कि योग्यता केवल 12वीं पास है। और दूसरी बात यह है कि सिलेबस नया है आबकारी आरक्षक में, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अभी तो लग रहा है कि नहीं आ रहा है क्योंकि व्यापम लेगा इसका एग्ज़ाम। तो व्यापम जब लेगा इसका एग्ज़ाम तो समय नहीं देगा। तो अभी तो लग रहा है कि जब तक नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, लेकिन सिलेबस नया है तो उस सिलेबस को पूरा करने के लिए भी तो समय चाहिए। इस वजह से समय से पहले क्लास शुरू कर रहे हैं। मेरी कोशिश होगी जो लोग भी कोर्स ज्वाइन किए हैं या करेंगे उनको सप्ताह में 3 या उससे अधिक वीडियो में दे सकूं। मिनिमम 3 वीडियो तो तैयार करने में थोड़ा समय भी लगता है। तो ऐसे करके हम लोग लगभग अभी 1-1.5 महीना में आबकारी आरक्षक का जो सेकेंड पेपर है वो ख़त्म करेंगे। लगभग लगेगा 60-70 वीडियो होगा। तो आबकारी आरक्षक का सेकेंड पेपर जो होगा उसको ख़त्म करेंगे। 2 पार्ट में पेपर है, 50-50 अंक के 2 भाग में डिवाइडेड है पेपर। तो पहले भाग में तो जीएस है, रीजनिंग है, मैथ्स है, ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपको देखना हो तो आप देख लीजिएगा, यूट्यूब में डला हुआ है उसके सिलेबस रणनीति से संबंधित, तो उसमें चीज़ें हैं। जो सेकेंड भाग है, सेकेंड पार्ट जो है आबकारी आरक्षक वाला, जिसमें आपको शासकीय सेवा नियमों का ज्ञान है, आबकारी शब्दावली का ज्ञान, विभाग और अधिकार क्षेत्र के विभिन्न पद नाम ये, और तीसरा भाग जो है जिसमें आबकारी अधिनियम का ज्ञान आदि है, जिसमें देशी शराब, विदेशी शराब, गांजा, भांग, ये सब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग अभी ये जो क्लास आपको यूट्यूब में भी डेमो में दिखे, तो यूट्यूब में अगर डेमो में दिखता है तो ये हम सेकेंड पार्ट के लिए क्लास शुरू कर रहे हैं। मुख्य रूप से सेकेंड भाग के अगर तीसरे यूनिट में जाएंगे, यानी ये वाला 3 जो लिखा है, पहला, दूसरा, तीसरा मैंने दिखाया, आपको एक बार समझा दूं। जैसे सेकेंड जो भाग है वो 3 भागों में डिवाइड है। शासकीय सेवा नियमों का ज्ञान पहला है, आबकारी शब्दावली ज्ञान दूसरा है, और तीसरा आबकारी अधिनियम का ज्ञान। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे कि जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग में मुख्य रूप से आबकारी अधिनियम जो 1915 में आया है छत्तीसगढ़ के लिए, उस 1915 के आबकारी अधिनियम को आपको पढ़ना है। लेकिन शुरुआत में एक्चुअल में शराब क्या होता है, देशी शराब, विदेशी शराब में सामान्य अंतर क्या है, गांजा क्या होता है, किस पौधे से बनता है, भांग क्या होता है, किस पौधे से बनता है, कैसे तैयार होता है, चरस क्या होता है, इन सब चीज़ों की एक बेसिक सी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूँ ये वीडियो में। इस वीडियो से भी प्रश्न तो पूछे जाएंगे, बहुत आसान स्तर के होंगे, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे, जानकारी रहेगी तो प्रश्न बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन मुख्य रूप से फोकस जो होगा हमारा, इसमें हम आबकारी अधिनियम के अंतर्गत चलेंगे कि आबकारी अधिनियम में चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे हैं। तो पूरा का पूरा 1915 का आबकारी अधिनियम आपको पढ़ना पड़ेगा। ये क्लास अगर यूट्यूब में होगा तो फ्री होगा फिर, और उसके बाद फिर और भी क्लासेस जो होंगी, 1-2 और डेमो डलेगा, लेकिन फिर क्लासेस जो होंगी वो पेड होंगी। उसके विषय में भी यूट्यूब में जानकारी आपको दी गई है, क्लासेस कैसे ज्वाइन करना है। अगर आपको और जानकारी चाहिए होगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आबकारी अधिनियम, यानी इसका तीसरा विभाग से शुरू कर रहे हैं, जिसमें आबकारी अधिनियम आदि का ज्ञान से शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज आसान चीज़ें पढ़ेंगे, जहां से लगभग आपका 3 से 4 अंक पूछेगा, मतलब 3 से 4 प्रश्न पूछेगा, ये बात कंफर्म है। तो उस भाग को पहले देख लेते हैं आज वाला में। ये आज जो क्लास पढ़ा रहा हूँ ये आपके हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहाँ से 3-4 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। सबसे पहले देखें कि छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग, अगर ये विभाग बात करें, अगर ये मंत्रालय बात करें तो किसके पास है, तो वर्तमान में ये मुख्यमंत्री के पास है। वर्तमान में बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये विभाग चेंज हो सकता है, ठीक है। यानी मुख्यमंत्री के पास से विभाग चेंज हो करके किसी और मंत्री के पास जा सकता है। तो जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम के दौरान आप इस चीज को याद रखेंगे कि हमें इस चीज को अपडेट लेना है। बाकी जो लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको अंतिम में मैं ये अपडेट कराऊंगा ही कराऊंगा, कुछ अगर परिवर्तन होता है तो, ठीक।
दूसरी और भी चीजें देखिए, छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग के बारे में बात करें तो आबकारी विभाग राज्य सरकार का कर राजस्व करने वाला विभाग है और इस विभाग को आबकारी मद में राजस्व प्राप्त होता है। आबकारी मद में राजस्व प्राप्त होने का मतलब ऐसा राजस्व जो कि आबकारी से संबंधित हो, आबकारी पर टैक्स लगा करके जो राजस्व प्राप्त किया जाएगा उसको आबकारी राजस्व कहा जाएगा। अब आबकारी शब्द क्या है, तो आबकारी शब्द क्या है इस विषय में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। क्या, कब पढ़ेंगे? आबकारी अधिनियम 1915 जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो उसमें पूरी तरीके से। सामान्य तौर पर ये समझिए कि जो भी मादक द्रव्य हैं, द्रव्य का मतलब पदार्थ से है, यहां से द्रव्य का मतलब द्रव से नहीं है, ठीक। जो भी मादक द्रव्य हैं, चाहे वो शराब हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे भांग, चाहे चरस, चाहे कोई भी चीज हो जिससे मनुष्य को एक तरीके की मादकता मिलती है, उन मादक द्रव्यों पर टैक्स लगा करके जो भी कर वसूल किया, जो भी टैक्स लगा करके जो भी पैसा राजस्व वसूल किया जाएगा उसको कहेंगे आबकारी मद से प्राप्त राजस्व। मुख्य रूप से जब आप आबकारी अधिनियम 1915 को पढ़ेंगे तो सबसे प्रमुख बात होता है कि आप उसके शब्द को समझ रहे हैं कि नहीं। तो शब्द प्रमुख है जिसको आपको सबसे पहले समझना ही चाहिए। अगर शब्द नहीं समझे तो पूरा का पूरा क्लास फिर बेकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा बात, यह शराब, मादक द्रव्यों के सेवन, नशीले दवाओं और इन स्रोतों से प्रत्येक से राजस्व एकत्र करने, निर्माण, कब्जे, बिक्री, आयात, निर्यात, परिवहन से संबंधित कानूनों और नियमों के प्रशासन से संबंधित है। तो आबकारी विभाग का पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है कि वो जो भी आबकारी वस्तुएं हैं उन आबकारी वस्तुओं के बिक्री पर टैक्स ले, राजस्व ले और राजस्व को राज्य सरकार के मद में जमा कर दे। दूसरा काम क्या है आबकारी विभाग का? तो दूसरा काम यह है कि जो भी शराब है, यानी आबकारी वाली जो चीजें हैं, जैसे शराब हो गया, जो भी मादक द्रव्य है, उन सब चीजों के विषय में राजस्व एकत्र करना तो एक चीज है ही। कब्जा मतलब ये चीजें कहाँ रखी जाएंगी, ये चीजें किस प्रकार से बिक्री की जाएंगी। अगर बाहर से हम लोग आयात कर रहे हैं, मतलब दूसरे राज्य से कर रहे हैं या दूसरे देश से हम लोग मंगा रहे हैं शराब, या फिर यहां से हम लोग शराब बेच रहे हैं दूसरे राज्य को या दूसरे देश को, परिवहन यानी जिस गाड़ी में शराब आ रहा है, कौन सी गाड़ी में शराब आ सकता है, कौन सी गाड़ी में शराब नहीं आ सकता, क्या गाड़ी में शराब ढोने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, उन सब के विषय में नियमावली तैयार करना, प्रशासन का काम करना, क्या किसका विभाग है? यही आबकारी विभाग का। दूसरा बात हो गया। तीसरा, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर विभाग के मंत्री अभी वर्तमान में माननीय श्री विष्णुदेव साय जी हैं, जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं और इन्हीं के पास ये विभाग भी है, आबकारी विभाग। और इसकी जो सचिव हैं उनका नाम है सुश्री आर संगीता। अब दो चीजें हैं यहाँ पे, ये जो महिला है IAS है सुश्री आर संगीता, ये महिला जो है सचिव भी है आबकारी विभाग की। वो पंचायत वाला सचिव मत समझना, वो राज्य स्तर का सचिव ना, पंचायत वाला सचिव नहीं है। तो आबकारी विभाग की सचिव भी हैं और आयुक्त भी हैं, यानी सचिव सह आयुक्त, यानी दोनों काम इन्हीं के पास है। सहकारी विभाग की आयुक्त भी हैं और सचिव भी हैं। तो दो तीन चीजें अभी तक क्लियर हुई कि वर्तमान में इसका मंत्रालय का भार किसके पास है या ये विभाग किसके पास है? तो मुख्यमंत्री के पास है, विष्णुदेव साय के पास, वही इसके मंत्री हैं। इसके अंतर्गत इसके सचिव और आयुक्त कौन है? सुश्री आर संगीता। और भी चीजें क्लियर हुई कि ये विभाग काम क्या करता है। तो मुख्य रूप से ये विभाग शराब नहीं, आबकारी से संबंधित, आबकारी में सब कुछ आएगा, शराब में केवल शराब आएगा, आबकारी से संबंधित नियमावली बनाने का काम करता है, उसके प्रशासन का काम करता है मुख्य रूप से, कि वो परिवहन कैसे होगा, यानी कौन सी गाड़ी में जाएगी, क्या होगा, कैसे होगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा, कैसे दुकान का ठेका मिलेगा, दुकान में बिक्री होगा तो कितना टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी चीजों का काम यही करता है। ठीक, चल आगे बहुत मजेदार चीजें हैं आज, जिसको हम लोग, ये फोटो भी मैंने दिखा दिया। ये चीजें चेंज हो सकती है, ध्यान रखिएगा। ये जो
सचिव हैं, ये सचिव बदली जा सकती है। अगर ये सचिव बदलता है तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी के पास से अगर विभाग निकल जाता है, किसी और के पास जाता है, तो ये भी आपको अपडेट करना पड़ेगा। चलिए, आबकारी विभाग के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो एक एक करके कार्य देखेंगे आबकारी विभाग के। अभी तो देखा हमने आबकारी विभाग क्या है, तो मुख्य कार्य उसका देखा। अब थोड़ा डीप में जाके देखेंगे कि इसके कार्य क्या है। पहला, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत, आबकारी अधिनियम मतलब जो 1915 में आबकारी अधिनियम बना, उसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे ध्यान से। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित नीति के अनुसार देशी विदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय हेतु व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत फीस एवं शुल्क के रूप में राजस्व अर्जित करना। यानी आबकारी विभाग के नियमानुसार राज्य सरकार जो नियम पारित करेगी कि कोई भी देसी शराब हो या विदेशी शराब हो, उसको किस प्रकार से बेचा जाएगा। कई प्रकार हो सकते हैं। आप ठेका में जाके लाइन लग रहे हो सकता है ऑनलाइन डिलीवरी भी हो। आप अभी ठेका में जाके लाइन लग रहे हो सकता है वहां पे पीने की व्यवस्था बना दे। ये किसके पास ये अधिकार है? राज्य सरकार के पास। लेकिन राज्य सरकार इस अधिकार का उपयोग कैसे करेगी? तो राज्य सरकार इस अधिकार का उपयोग करेगी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 का जो है ना, उसके अधीन रहते हुए। यानी छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 2015 है, उस अधिनियम से बाहर, उसमें जो नियम कानून बताए गए हैं, उस नियम कानून से बाहर जाकर के इसका उपयोग नहीं कर सकती। उसमें जो अधिकार सरकार के पास दिए गए हैं, उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल करके इसको किया जा सकता है। जैसे पता चला कि ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में उसमें लिखा ही नहीं गया है, और तो सरकार ऑनलाइन डिलीवरी नहीं दे सकती। उसमें जो चीजें होंगी वही चीजें सरकार कर सकती है, उसके अधीन रहते हुए कर पाएगी। ठीक है, तो जो भी विदेशी देशी शराब बिकेगा, उस शराब से जो कर है, उस कर को नियमित रूप से वसूल करना छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग का मुख्य कार्य में पहला कार्य है। तो पहला कार्य क्या हो गया? कर वसूल करना। किससे कर वसूल करना? तो जो भी मदिरा है, शराब है, उस शराब से कर वसूल करना, उसके बिक्री से। दूसरा कार्य क्या हो गया? इसी जो मदिरा और शराब है, मतलब मदिरा या शराब है, उसकी बिक्री कैसे होगी, बिक्री की व्यवस्था के विषय में मैंने आपको 2-3 व्यवस्थाएं बताई। अभी आप जा करके ठेका में लेते हैं। दूसरी व्यवस्था हो सकती है आपके यहाँ डिलीवर हो जाए। तीसरी व्यवस्था हो सकती है कि वहीं पे ठेका के पास से एक छोटा सा शेड बना दिया जाए, आप वहाँ बैठिए आराम से पीजिए। ये व्यवस्था भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर बात कर सकती है, इन सब चीज़ों की चीज़ें में वो कर सकती है। दूसरा देखें, जो भांग है, वो भांग का थोक विक्रय या फुटकर विक्रय कैसे होगा, क्या होगा, उसके विषय में लाइसेंस जारी करने का अधिकार किसके है पास है? इसी आबकारी विभाग के पास है। पहला क्या देखा? शराब के विषय में। दूसरा देख रहे हैं हम भांग के विषय में कि भांग की थोक बिक्री या भांग की फुटकर बिक्री जो होगी, उसके विषय में जब लाइसेंस जारी किया जाएगा तो लाइसेंस शुल्क अर्जित करना या लाइसेंस शुल्क प्राप्त करना, इसका दूसरा काम। चलिए तीसरा काम देखें। अच्छा, अब भांग की थोक बिक्री या फुटकर बिक्री या भांग की बिक्री कैसे होगी, इस विषय में नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा? भाई, भांग की बिक्री ऑनलाइन होगी, भांग के लिए एक दुकान खोला जाएगा, कैसे मिलेगा भांग? इस विषय में नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो इस विषय में भी नियम बनाने का अधिकार किसके पास होगा? इसी आबकारी विभाग के पास होगा। यानी आबकारी से संबंधित जो भी चीजें होंगी, सभी के विषयों में नियम बनाने की शक्ति किसके पास होगी? आबकारी विभाग के पास होगी। लेकिन आबकारी विभाग नियम कैसे बनाएगा? तो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के अधीन रहते हुए नियम बनाएगा। यानी उसमें जो बाउंड्री लाइन लिखा होगा कि इससे आपको बाहर नहीं जाना है, तो उसके अंतर्गत रहते हुए नियम बनाएगा। या तो फिर एक उपाय यह है कि उससे बाहर जाकर के नियम बनाना चाहती है सरकार, तो उस छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम जो 1915 का है, उसको चेंज कराए। कहाँ? विधानसभा में वो ला करके संशोधन, अधिनियम का संशोधन करा ले। ठीक, दूसरा बात। अब अगला पॉइंट देखें, देसी विदेशी मदिरा निर्माण कैसे निर्माण होगा, देसी शराब का या विदेशी शराब का, उसकी बॉटलिंग कैसे होगी, यानी उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, इन सब विषयों पर नियम बनाना और उसमें जो भी फीस होगा उसको अर्जित करना।
देशी विदेशी मदिरा के आयात निर्यात की स्वीकृति देना, आयात शुल्क अर्जित करना या निर्यात शुल्क अर्जित करना, विभाग द्वारा जारी अनुज्ञप्तियों, अनुज्ञप्तियों मतलब लाइसेंस, विभाग जो लाइसेंस जारी करेगा, किसको लाइसेंस जारी करेगा? शराब ठेका वालों को। और किसको कर सकता है? भांग वालों को कर सकता है। और किसको कर सकता है? परिवहन के लिए कर सकता है कि कौन सी गाड़ी में आएगी, कौन सी गाड़ी में नहीं जाएगी। और किसको कर सकता है? गोदाम बना रहे हैं अगर शराब के लिए तो उसके लिए कर सकता है। तो इन सब विषयों में जो अनुज्ञप्तियां यानी लाइसेंस दिया जाएगा, उनकी अनियमितता, यदि वो लाइसेंस के अंतर्गत जो भी नियम बनाए गए हैं या फिर लाइसेंस के अंतर्गत जितने अधिकार लाइसेंस धारी को दिए गए हैं, जैसे मैं हूं, मैं सरकार के पास गया और मेरे को सरकार ने कहा कि मैंने अप्लाई किया कि मैं एक शराब का ठेका खोलना चाहता हूं और शराब का ठेका मैं इस जगह पे खोलना चाहता हूं। सरकार ने कहा ठीक है, हमने आपको लाइसेंस दिया, अनुज्ञप्ति दे दी, ठीक, लाइसेंस दे दिया। अब मैं चाहता हूं, मैंने कहा कि मैं इस जगह पर खोलूंगा, अब मैं दूसरे जगह पर खोल रहा हूं, तो क्या हो गई? उस लाइसेंस का उल्लंघन हो गया। या फिर सरकार ने कहा ठीक है आप लाइसेंस ले लीजिए, आप उसी जगह पर दुकान खोलिए, आप अपनी दुकान जो है सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक ही खोलेंगे। और मैं क्या कर रहा हूं, अपनी दुकान 8 बजे के बाद भी कुछ लोग आ जा रहे, भाई दे दे वही का सामान करके ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं 10 बजे तक खोल रहा हूं। तो क्या हुआ, मेरे पास लाइसेंस 8 बजे तक का ही है तो मैं 10 बजे तक कर रहा हूं, अगर खोल रहा हूं तो ऐसा चीज क्या हुआ, लाइसेंस का उल्लंघन हो गया। और ऐसा लाइसेंस का अगर उल्लंघन करता हूं मैं तो उसके लिए शास्ति मतलब एक तरीके से आर्थिक दंड, सजा, शास्ति का मतलब होता है सजा, और सजा किस रूप में? आर्थिक दंड के रूप में सजा आरोपित करना, यानी बताना, सजा लगाना कि आपने 8 बजे के बाद दुकान खोला है तो आपको 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। तो जुर्माना आरोपित करना, उस जुर्माने को वसूल भी करना। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देखें। आबकारी अधिनियम के अंतर्गत जो अवैध मदिरा निर्माण है, अवैध मदिरा निर्माण मतलब कहने का मतलब क्या है? वैध और अवैध मदिरा निर्माण के विषय में पूरा का पूरा परिभाषा है। किसमें परिभाषा है? जब हम छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी ये समझ के रखिए कि अवैध मदिरा निर्माण कहने का मतलब क्या है कि सरकार ने जिसको मदिरा बनाने के लिए अधिकृत नहीं किया है, अगर उस तरीके से निर्माण किया जाता है, यानी कोई अधिकृत व्यक्ति या संस्था मदिरा निर्माण करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? वैध मदिरा। और वही मदिरा, वही शराब कोई और अनाधिकृत व्यक्ति यानी जिसके पास उसके अधिकार नहीं है बनाने के, वो बनाएगा तो क्या हो जाएगा? अवैध मदिरा हो जाएगा। या फिर यही सब चीजें और जगहों पर भी हो सकती हैं, जैसे कि सरकार ने परिवहन के लिए मान लेते हैं किसी को लाइसेंस दिया है कि आप इस गाड़ी नंबर से परिवहन कर सकते हैं, यानी शराब ला सकते हैं, बेच सकते हैं। तो जो और कोई वो क्या करता है, गाड़ी नंबर XYZ से उसको परमिशन मिला था कि XYZ गाड़ी नंबर जो है उससे आप शराब ला सकते हैं, मतलब उसमें ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लेकिन वो गाड़ी नंबर ABC का यूज कर रहा है, तो ABC में जो शराब होगी वो क्या हो जाएगी? अवैध शराब हो जाएगी। यानी नियम के विरुद्ध जो शराब पाए जाएंगे वो सारे शराब क्या होंगे? अवैध शराब होंगे। और नियम कौन सा होगा? यही आबकारी अधिनियम 1915 वाला। क्लियर है? चलिए, तो आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अवैध मदिरा, अवैध परिवहन, अवैध विक्रय, अवैध धारण के प्रकरण। अवैध धारण के प्रकरण मतलब जैसे मैं हूं, मैं एक पीने वाला हूं, मेरे पास क्षमता है कि मैं 4 बियर की बोतल खरीद सकता हूं, उससे ज्यादा मुझे खरीदने की मतलब वो नहीं है, लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस मतलब सरकार ने नियम बना दिया है कि एक व्यक्ति 4 बियर की बोतल से ज्यादा नहीं खरीदेगा। अगर मैं खरीद के आ रहा हूं और मेरे पास 12 बियर की बोतल है तो पुलिस मेरे को पकड़ सकती है, आबकारी विभाग वाले पकड़ सकते हैं। वही धारण क्षमता बोल रहे हैं। इन सब प्रकरणों की सूचना प्राप्त होने पर तलाशी कर जांच करना और पाई गई अनियमितताओं हेतु प्रकरण दर्ज, विभागीय प्रकरणों की संसाधन राशि आरोपित करना। और ऐसा कोई मतलब नियम का उल्लंघन होता है जिसमें कि सजा का प्रावधान है, तो ऐसे नियम के लिए पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाना और ऐसे उल्लंघन को किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना कि भाई इस व्यक्ति ने इस प्रकार से कार्य किया है, अवैध कार्य किया है। क्लियर है? तो सजा देने का कार्य आबकारी विभाग का नहीं है। सजा कौन देगा? सजा देगी न्यायालय। अगर बड़ा अपराध है, छोटा मोटा जैसे लाइसेंस से संबंधित अपराध है तो फिर वही कर आरोपित कर देगी, मतलब वो
जुर्माना आरोपित कर देगी आबकारी विभाग और पैसा ले लेगी। ठीक है, चलिए। स्वपाक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम जो बना NDPS के नाम से जाना जाता है, ये एक अधिनियम है जैसा आबकारी अधिनियम है वैसे, के अंतर्गत मादक पदार्थों की अवैध खेती, अवैध परिवहन, अवैध बिक्री, अवैध धारण की सूचना प्राप्त होने पर भी तलाशी और जांच करना, जुर्माना लगाना और यदि जरूरी हो कि ये मामला न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो न्यायालय के सामने भी प्रस्तुत करना। मतलब कहना ये चाहता है कि केवल आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उस नियम तक ही आबकारी विभाग सीमित नहीं है। मतलब आबकारी अधिनियम 1915 के अंतर्गत जो अधिनियम में लिखा गया है वहीं तक आबकारी विभाग सीमित नहीं है, बल्कि आबकारी विभाग सीमित है। आबकारी विभाग का दायरा कहाँ तक है? तो जो स्वपाक और मना प्रभावी औषधि पदार्थ अधिनियम बना NDPS, उसके अंतर्गत भी आबकारी विभाग कार्यवाही कर सकता है यदि कोई मादक पदार्थ की बात हो तो। अगला बात देखें, आबकारी अपराधों पर उचित नियंत्रण तथा आबकारी राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने का प्रयास करना। प्रश्न देख लेते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग के मंत्री कौन है? तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? आप लोगों को तो अभी तक पता ही चलेगा, दो नाम मैंने बताए हैं, एक सचिव का श्री R संगीता सचिव, और जो मंत्री हैं विभाग के मंत्री उनका भी नाम बताया मैंने। वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, वही आबकारी विभाग के भी मंत्री हैं, यानी आबकारी विभाग इन्हीं के पास है। परिवर्तन होता है तो फिर देखा जाएगा। दूसरी बात, एक और प्रश्न यहां से मैं और भी चीजें यहां से क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, कवासी लखमा क्या है? जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुआ करते थे, तब आबकारी मंत्री कौन थे? कवासी लखमा। तीसरी बात, विष्णुदेव साय तो हो गया। OP चौधरी वर्तमान में किस विभाग के मंत्री हैं? तो वित्त विभाग के मंत्री हैं। और लक्ष्मी के राजवाड़े मेरे ख्याल से महिला एवं बाल विकास विभाग है, ध्यान से देख लीजिए। ठीक, तो ये मंत्रालय समय समय पर चेंज होते हैं, तो इन मंत्रालयों के विषय में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा मंत्रालय कैसे चेंज हो रहा है। यहां से एक तो पूछ लिया मुख्यमंत्री मंत्री कौन है, यहां से पूछा जा सकता है कि इसके सचिव कौन है आबकारी विभाग के, तो वो भी सचिव सह आयुक्त जो मैं बताया वो भी याद रखिए, संगीता। अब हम देखेंगे मुख्य रूप से हम लोग क्या देख रहे हैं उसको भी मैं बता देता हूं। ये वाला जो भाग है, ये वाला, ठीक, इसको तो हमको आबकारी अधिनियम में पढ़ना है, लेकिन हमको ये देख लेना है सामान्य तौर पर देसी शराब क्या होता है, विदेशी शराब क्या होता है, गांजा क्या होता है, भांग क्या होता है, इस विषय में सामान्य जानकारी, जहां से 4-5 प्रश्न के मतलब 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी जानकारी देख लेते हैं। तो हमने देख लिया आबकारी विभाग क्या है, आबकारी विभाग के प्रमुख कार्य क्या हैं। तो मुख्य रूप से आबकारी विभाग का दो कार्य है, दो तरीके से कार्य है। पहला जो काम है वो काम है किसका? नियमन का काम, नियमन यानी रेगुलेशन, नियमन यानी प्रशासन का काम। और दूसरा जो कार्य है वो किस प्रकार का कार्य है? वो दूसरा कार्य जो है वो कार्य है आपका राजस्व उगाही का काम, राजस्व इकट्ठा करने का काम। पहला काम क्या है? नियमन का काम या प्रशासन का काम। नियमन के काम के अंतर्गत लाइसेंस जारी करना, लाइसेंस की जांच करना, या फिर कोई अवैध चीजें हो रही है उस पर प्रशासन करना, या फिर उसको क्या बोलते हैं, उसको कंट्रोल करने की काम जो है वो सब क्या है? नियमन और प्रशासन के काम के अंतर्गत। और राजस्व उगाही वाला काम तो मैंने बता दिया, टैक्स लगाना, उस टैक्स को समय पर वसूल करना। अब हम देखेंगे आगे कि देसी शराब क्या है, विदेशी शराब क्या है, गांजा क्या है और भांग क्या है। तो देसी शराब देखने से पहले हम लोग शराब देख लेते हैं। और आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा शराब के बारे में इतना बता दूं कि आप खुद से भी बना के पी लें। ठीक है, वैसे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है अधिक मदिरा, वैसे तो दवाई है कहते हैं, लेकिन अधिक मदिरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है ऐसा भी माना जाता है।
लेकिन हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाए। शराब की बात करें, सामान्य तौर पर अभी बात करूंगा, इसको थोड़ा सा डीप में भी जाके इसी वीडियो में देख लेंगे। शराब जो है मादक पदार्थों में से एक है जो मनुष्य द्वारा सेवन किया जाता है। ये एक अल्कोहलिक द्रव है जिसका मतलब मद्य है। इस लाइन से क्या क्लियर होता है कि कोई भी शराब जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, द्रव के फॉर्म में होगा। ठोस द्रव गैस जानते हैं ना, तो द्रव के फॉर्म में होगा। दूसरा बात क्या होगा, दूसरा बात इसमें अल्कोहल पाया जाएगा। ये दो चीजें हैं। क्या, शराब जो होगा मादक पदार्थ है जो द्रव के रूप में होगा और उसमें अल्कोहल आवश्यक रूप से पाया जाएगा। अल्कोहल की मात्रा अलग अलग हो सकती है अलग अलग शराब के हिसाब से, उसको भी अभी देखेंगे। ठीक, दूसरा आगे वाला पॉइंट देखें, रम हो, विस्की हो, चुलैया हो, महुआ हो, ब्रांडी, जीन, बियर, हंडिया, ये सभी एक हैं क्योंकि सब में अल्कोहल होता है, स्पिरिट होता है। अब स्पिरिट में दो चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अभी मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। स्पिरिट में वैसे यहीं पे समझा देता हूं। स्पिरिट में दो चीजें, स्पिरिट में दो चीजें कौन कौन सी हैं? स्पिरिट में एक तो होता है अल्कोहल, दूसरा होता है पानी। अल्कोहल और पानी को मिला करके स्पिरिट बनता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें अल्कोहल पाया जाएगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, वो क्या होगा? शराब होगा। ठीक, तो रम, विस्की, चुलैया, महुआ, ब्रांडी, जीन, बियर, हंडिया आदि सभी ये अल्कोहल है। इसमें अल्कोहल की मात्रा और नशा लाने की अपेक्षित मात्रा अलग अलग जरूर होती है, परंतु सभी को हम शराब ही कहते हैं। कभी कभी लोग हंडिया हो या बियर हो इसको शराब से अलग समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें भी अल्कोहल है, वो भी शराब है। तो शुरू में जब बच्चे शुरू करते हैं, मतलब 18, 19, 20 साल की उम्र में लोग उनको बोलते हैं अरे पीना कुछ नहीं, बियर दारू नोए, ऐसा करके पिलाते ना। बियर कोई दारू नहीं है, बियर तो बियर, लेकिन बियर भी एक शराब ही है, दारू ही है। ठीक है, चलिए, ज़्यादातर लोग इसको बोरियत मिटाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, अवसाद और चिंता, क्रोध आदि के लिए भी पीते हैं। ये सब आपको जानकारी है, इस पर कोई बात नहीं है। इसके अतिरिक्त शराब के सेवन को कई समाज एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों से जोड़ा जाता है, परंतु कोई भी समाज और धर्म इसके दुरुपयोग की स्वीकृति नहीं देता है। शराब के जो पर्यायवाची शब्द है उसको कहेंगे आप मद्य, नशा, शराबी, सुरापान, मदिरा, मद्य, मदय, मदतार, रसायन, नशीला, और हम लोग की तरफ छत्तीसगढ़ में कहते हैं दवाई। दारू ना हो, दवाई वही है ना वही, ये सब पर्यायवाची हैं। कभी अगर पूछ दिया शराब की जगह में दूसरा नाम लिख करके तो भी आपको क्लियर रहे, इसलिए। ठीक है, चलिए, चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए, अब मुख्य मुद्दा अब आगे शुरू होता है कि शराब बनाने की प्रक्रिया। तो कोई भी शराब जो बनता है, सामान्य तौर पर अगर बियर, हड़िया आदि को छोड़ दें तो बियर और हड़िया भी कैसे बनता है उस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन बियर, हड़िया आदि को छोड़ दें तो शराब कैसे बनता है उस विषय पर बात कर लेते हैं। शराब बनाने की सारी दुनिया में एक ही मूल विधि है। किसी भी मीठे तरल जिसमें 10 से 12% शक्कर या सुक्रोज हो, एक निश्चित तापमान जिसमें 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईस्ट या बैक्टीरिया द्वारा फर्मेंटेशन करवाया जाता है, यानी किण्वन कराया जाता है, इसमें अल्कोहल उत्पन्न हो जाए। ठीक, समझ में आइए? ऐसा बता देता हूँ, ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें शुगर पाया जाएगा, शक्कर पाया जाएगा, सुक्रोज पाया जाएगा, कितना? 10 से 12% तक शक्कर या सुक्रोज पाया जाएगा। 10 से 12% तक शक्कर या सुक्रोज पाया जाएगा, उससे शराब बनाया जा सकता है। शराब बनाने के लिए सबसे पहला बात क्या करते हैं, ये जो पदार्थ होगा, पदार्थ मतलब सामान, जैसे चाहे आप शक्कर ले लें, चाहे आप शक्कर से भी बना सकते हैं, गुड़ से भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी शुगर है। ठीक है, शक्कर से भी, गुड़ से भी बना सकते हैं, उसमें भी शुगर है।
तो ऐसा कोई भी पदार्थ जिसमें शुगर होगा 10 से 12% तक, चाहे वो चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जौ हो, चाहे मक्का हो, चाहे कोई भी सामान हो, अंगूर हो, संतरा हो, सब से बनाया जा सकता है। तो उसको क्या करेंगे, उसको एक बर्तन में रख देंगे, मुख्य रूप से एक बर्तन में रखेंगे, उसमें ईस्ट मिलाएंगे। ईस्ट मतलब एक तरीके का बैक्टीरिया है, और ये ईस्ट बैक्टीरिया जब मिलाएंगे तो क्या होगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। सड़ना मतलब ये किण्वन या फर्मेंटेशन। जब वो सड़ना शुरू होगा तो सड़ते 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 एक ऐसा स्टेज आएगा जब उससे अल्कोहल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अभी और भी आगे प्रक्रिया समझाऊंगा तो अच्छा समझ में आएगा। अल्कोहल C2H5OH तब बनता है जब ईस्ट विभिन्न खाद्य पदार्थों में शर्करा के किण्वित करता है, ऑक्सीजन के बिना विघटित होता है। यानी कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया, कोई भी सामान, कोई भी जो पदार्थ है जिसमें 10 से 12% का क्या है, शुगर है, उसको किसी बर्तन में सड़ाया जा रहा है। तो सड़ाया कैसे जाएगा, सड़ाया जाएगा उसको ढक के सड़ाया जाएगा। ढक के सड़ाया जाएगा मतलब कि वो बिना ऑक्सीजन के सड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ नहीं सड़ेगा, बिना ऑक्सीजन के सड़ेगा। अभी बताऊंगा ना आगे पूरा प्रक्रिया तो समझ में आएगा। अधिकांश शराब जो है अंगूर, गेहूं और महुआ आदि से बनाई जाती हैं तथा विषहीन पौध सामग्रियों से भी तैयार किया जा सकता है। मीड एक प्रकार की वाइन है जिसमें पानी के बाद शहद सबसे प्रमुख घटक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मीड के विषय में पूछ सकता है, वैसे पूछेगा नहीं, बहुत कुछ पूछने के लिए। मदिरा उत्पादन के विज्ञान को एनोलॉजी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण पार्ट है। एनोलॉजी किसे कहा जाता है, मदिरा उत्पादन के विज्ञान को एनोलॉजी या मदिरा उत्पादन के तरीके को एनोलॉजी का तरीका कहा जाता है। अभी तक हमने ये समझा, अभी हमने समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इससे पहले वाले पेज में ही मैं समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी तक हमने ये समझा कि जो भी ऐसा पदार्थ शराब बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत, शराब बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा कोई सामान जिसमें 10 से 12% तक शुगर हो यानी सुक्रोज, उससे शराब बनाया जा सकती है। दूसरा स्टेज क्या है, इसमें हम क्या मिलाएंगे, ईस्ट नामक बैक्टीरिया मिलाएंगे इस पदार्थ में जिसमें 10 से 12। एक उदाहरण ले लेता हूं, तो वो पदार्थ ले लेता हूं गेहूं। गेहूं में 10 से 12% शुगर होता है, इसमें हम मिलाएंगे ईस्ट। अब ईस्ट को मिला करके फिर जैसे ये बर्तन है, इसमें हमने गेहूं मिलाया, गेहूं डाला, पानी डाला सड़ने के लिए और ईस्ट डाला। ठीक, अब इसको हम लोग ढक देंगे, यहां से पूरी तरीके से पैक कर देंगे। पैक कर दिया। अब जब हमने इसको पैक कर दिया, इसका मतलब अंदर में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, जो भी चीजें अंदर है वहीं सड़ रही हैं। तो इस प्रकार से ये पहले सड़ेगा। इसी सड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसी सड़ने की प्रक्रिया को हिंदी में कहते हैं हम लोग किण्वन। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग सड़ा चुके हैं। देखिए, कुछ अंगूर का शराब बनाने के लिए इस प्रकार से बड़े बड़े फैक्ट्रियों में धोया जाता है। अब हम देखते हैं महुआ शराब। महुआ की शराब के विषय में अगर मैं समझाऊंगा तो फिर आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात क्या मैंने बताया, पहली बात मैंने बताया कि कोई भी शराब होगा, कोई भी शराब बनाना है तो ऐसा पदार्थ हमको लेना पड़ेगा जिसमें 10 से 12% तक शुगर रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो महत्वपूर्ण शराब जो पिया जाता है बना करके अपने घरों में, वो है महुआ शराब। महुआ में 10 से 12% से ज़्यादा ही जो शुगर होता है वो रहता है। तो सबसे पहले महुआ को क्या किया जाता है, महुआ को, पहला बात तो ये 10 से 12% वाला समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, ईस्ट मिलाएंगे और ईस्ट मिला करके सड़ा देंगे। जरूर ईस्ट मिलाने का मतलब क्या है, ईस्ट नामक बैक्टीरिया मिलाने का मतलब ये है कि वो जो सड़ने की प्रक्रिया है उसको तीव्र कर देगा। अगर हम ईस्ट न भी मिलाएं तो भी, अगर हम ईस्ट न भी मिलाएं तो भी शराब बनाया जा सकता है। ईस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन ईस्ट क्या करता है, ईस्ट थोड़ा गति को बढ़ा देता है, इसलिए ईस्ट मिलाया जाता है। क्लियर है? चलिए,
तो अगर छत्तीसगढ़ में बात करूं महुआ शराब की, तो महुआ शराब में क्या होता है, इस प्रकार से बड़े बड़े कूड़े होते हैं, मटकियां होती हैं, जिसमें महुआ डाल दिया जाता है और पानी डाल दिया जाता है, उसके बाद इसको ढक दिया जाता है। कुल मिला के वही प्रक्रिया हो रही है जो यहाँ पे मैंने बताया, ईस्ट मिला करके उसको बिना ऑक्सीजन के ढक दिया जाएगा। अब वो सड़ेगा, जब 2-4-5 दिन जब वो सड़ जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कि अभी सड़ चुका है, तो सड़ने के बाद कुछ ये प्रक्रिया होगी। सड़ने के बाद कुछ ऐसी प्रक्रिया होगी। कैसी प्रक्रिया? ये देखिए, जब सड़ जाएगा महुआ, तो महुआ सड़ने के बाद उस महुआ को यहाँ पे डाला जाएगा। सड़ जाने का मतलब फर्मेंटेशन हो गया। देखिए नीचे में आग जल रहा है, ये वाला आग जल रहा है, और ये जो वाला जो क्षेत्र है ग्रीन में लिखिए, ये वाला आग जल रहा है, और ये वाला जो भाग है देखिए बड़ा सा डेगची है। इस बड़े से डेगची में उसी महुआ को, जो महुआ हमने अभी सड़ाया था इससे पहले वाले इमेज में, उस सड़े हुए महुए को, फर्मेंटेशन महुए को इसमें डाल दिया जाएगा। इसमें डाल के नीचे से आग लगा दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बर्तन देख रहे हैं, काले रंग का बर्तन। ये काले रंग के बर्तन के अंदर एक और बर्तन होता है। जैसे ये बर्तन को मैं बना रहा हूं, ये बर्तन ऐसा है, देख, ठीक है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, काले में लिख लेता हूं, ठीक। ये बर्तन अगर आप मैं बोलूं, ये वाला बर्तन, तो ये वाला बर्तन ऐसा है, ऐसा दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में ये बर्तन ऐसा नहीं है, ठीक। ये एक्चुअल में ये बर्तन ऐसा है, मैं थोड़ा सा बता दूं, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये वाला बर्तन जो है ऐसा दिख रहा है अंदर से नीचे से पैक, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसा नहीं है, ये है ऐसा, ऐसा, ठीक है। नीचे से मतलब यहां से जो महुआ यहां से जब गर्म होगा, तो इसकी जो हवा होगी, जो गैस होगा, ये गैस यहां से निकल सकता है, इससे पास हो जाएगा यहां से ऐसे, ठीक। अब इस बर्तन के अंदर एक और बर्तन रखा होगा। पुराने जमाने में ऐसा चलता था, वर्तमान में नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस पर भी बात करूं। इस बर्तन के अंदर एक और बर्तन ऐसे रखा होगा, ऐसा। इस बर्तन में कोई छेद नहीं होगा। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही आप ये देखिए, जब जैसे ही यहां से ये गर्म होगा, ये वाला जो भाग है ये गर्म होगा, तो उसमें जो पानी होगा और महुआ होगा वो वाष्प के रूप में बदलना शुरू होगा। जैसे ही वाष्प के रूप में बदलना शुरू होगा, तो ये वाष्प जो है यहाँ से ऐसे जाएगा और ऐसे ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि इसमें तो कोई छेद नहीं है। अगर छेद रहता तो ऐसे चला जाता, लेकिन ये ऐसे वाष्प ऐसे जा रहा है, ऐसे निकल जाएगा। ऐसे कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, ये ऐसा गया और ऐसा निकलेगा, ऐसा गया और ऐसा निकलेगा, ठीक। अब चूंकि ये वाष्प ऐसा जा रहा है ऐसे ऐसे, अब इस वाष्प में एक्चुअल में क्या है, वो महुआ जो नीचे था उसका जो अल्कोहल है ना, महुआ में अल्कोहल बन चुका है, लेकिन अब उस अल्कोहल को छानने की प्रक्रिया चल रही है बस। यानी उस महुआ में सड़ा हुआ है, लेकिन उस सड़े हुए महुआ को कैसे पिएगा आदमी, तो उसमें से अल्कोहल को कैसे निकाला जाए, तो अल्कोहल को निकालने की प्रक्रिया ये चल रही है। तो यहाँ से गर्म हुआ, गर्म होकर ये वाष्प बना, वाष्प बन के ऐसे ऊपर जा रहा है। अब ऊपर में देखिए ये बर्तन है, ऊपर में आप देख रहे हैं ये बर्तन है, ठीक है, ये वाला बर्तन। अब ये वाला बर्तन जो है, इसमें ऊपर में पानी रहता है। तो जैसे ही ये वाला बर्तन भी बना देता हूं, ये वाला बर्तन मैं यहाँ पे ऐसे बना दिया, ये ऊपर वाला है, ठीक है, ये वाला। तो जैसे ही नीचे से वाष्प ऊपर गया, वाष्प ऊपर गया, यहाँ पे इस बर्तन में पानी रखा है, क्योंकि पानी ठंडा है, तो जब इस पानी से टकराएगा तो ये वाष्प क्या होगा, ये पानी से टकराने के बाद क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी पानी की छोटी छोटी बूंदे में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये बूंदों की संख्या बढ़ जाएगी, जैसे बारिश होता है, वैसे ही यहाँ से टुप 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 पानी ऐसे गिरना शुरू हो जाएगा। एक्चुअल में ये जो गिर रहा है वो क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, अल्कोहल है, यही शराब है, ठीक है, ठीक। ये जो गिर रहा है ये एक्चुअल में क्या है, अल्कोहल है। अल्कोहल नहीं बोल सकते आप, इसको बोल सकते स्पिरिट है, ठीक। स्पिरिट में क्या बताया मैंने, स्पिरिट में दो चीजें शामिल होती है। पहली चीज क्या है स्पिरिट में, तो पानी है, और दूसरा चीज क्या है, दूसरा चीज अल्कोहल है, ठीक। अल्कोहल, पानी और अल्कोहल दोनों है। तो यहां से जो हवा जा रहा है, यहां से टकरा रहा है और अंदर आ रहा है, यहां पे गिर रहा है, एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार का स्पिरिट है, ठीक है। ये एक प्रकार का स्पिरिट है
जो यहाँ पे जमा होता जा रहा है, और जैसे जैसे ये जमा होता जाएगा और ये जैसे जैसे जमा होता जाएगा, एक समय होगा जिस समय के अंतर्गत, जिस समय में लोगों को अनुभव होता है कि 2 घंटा 1 घंटा में पूरा जो शराब होगा, जो स्पिरिट होगा, इसमें जमा हो जाएगा। अब जब इसमें जमा हो जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें खोल दी जाएंगी और इस जो ये तलई होगा, ये जो बर्तन होगा ये वाला, इस बर्तन को निकाल दिया जाएगा, उसको फिर अपना किसी भी बर्तन में रख लिया जाएगा। अब 2 चीज़ें और यहाँ पे इस कंसेप्ट पे एक और 2-3 चीज़ें मैं बता दूँ। पहली बात, आप देख रहे हैं नीचे आग जल रहा है, यहाँ से वाष्प बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पानी रखा है, पानी इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ से जाएगा ऊपर वाष्प, तो उस पानी से मतलब उस ऊपर वाले ठंडे पानी से टकराएगा तो बूंद में कन्वर्ट होकर फिर यहाँ गिर जाएगा। कितनी टेक्नोलॉजी थी पहले, ठीक। लेकिन इसके बीच में ये देखिए कपड़ा, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये क्या है, इसको भी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में ये वाला जो भाग है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये इस भाग को देखिए और इस भाग को देखिए, इसमें कुछ चीज लपेटा गया है बीच में। तो ये चीज लपेटा क्यों गया है उसके बारे में बता देता हूं। पहली बात, जब यहां से पानी गर्म होगा तो पानी तो गर्म होगा तो जहां पे जगह मिलेगा हवा को निकल जाएगा। तो हवा यहां से अगर निकल गया यहां से तो ये ऊपर ही नहीं जा पाएगा, तो फिर ये वाला प्रक्रिया पूरा कैसे होगा, इसलिए यहां पे बंद किया गया है। दूसरी बात, अगर यहां पे न बंद किया जाए तो यहां से जो वाष्प इसमें गया और इसमें से ऊपर जा रहा है वो भी बाहर निकल जाएगा यहां से, तो इसलिए यहां पे बंद कर दिया गया है कपड़ा से। एक्चुअल में ये कपड़ा रहता है पतला सा, किसी उसका क्या बोलते हैं, पुराना कपड़ा रहता है साड़ी वाड़ी का, उसमें मिट्टी लपेट के इसको अच्छे से बंद किया जाता है ताकि वाष्प यानी गैस किसी भी प्रकार से बाहर न निकले। क्लियर है? चलिए, ये तो रहा टेक्नोलॉजी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई। दूसरी टेक्नोलॉजी क्या है? दूसरी टेक्नोलॉजी बहुत थोड़ी उससे आगे की टेक्नोलॉजी है, वही तकनीक वही काम करता है लेकिन थोड़ा आगे का है। देखिए, इस वाले बर्तन, इस वाले चीज में मैंने बताया, ये जो पुराने वाले इमेज में मैंने बताया कि यहाँ पे जो पानी रहता है ऊपर में वो पानी ठंडा रहता है, लेकिन एक्चुअल में जब नीचे से वाष्प जाएगा तो वाष्प जाने के साथ ये पानी क्या होगा, गर्म होता जाएगा। अगर ये पानी इस वाष्प के बराबर गर्म हो गया, इसका मतलब क्या है, फिर वाष्प तो नीचे आ ही, वाष्प तो लिक्विड में कन्वर्ट होकर इस वाले अंदर वाले बर्तन में नहीं भर पाएगा। ठीक, अब दूसरे वाले टेक्नोलॉजी पे चलते हैं, इस टेक्नोलॉजी पे। इस टेक्नोलॉजी पे, ये टेक्नोलॉजी भी वही काम करता है जैसा पहले वाला। देखिए, नीचे आग जल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे महुआ रखा है, कोई समस्या नहीं है। अब ये वाला जो भाग है, ये वाला, ठीक, ये वाला जो भाग है, इसमें जो अंदर बर्तन था ना, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये वाला ऐसा 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 एक बर्तन जिसमें बीच में यहाँ पे छेद था, फिर एक बर्तन ऐसा बताया था, ठीक, ये ऐसा बर्तन था एक, तो यहाँ से ऐसे गैस जाता था और यहाँ से पानी बन के ऐसे वापस इसी में भर जाता था और इसमें स्पिरिट जमा हो जाता था, जिसमें अल्कोहल रहता था और स्पिरिट रहता था, अल्कोहल और पानी रहता था जिसको हम स्पिरिट बोलते हैं, और यही पीने के काम आता है। अब यहाँ की टेक्नोलॉजी अलग है, यहाँ से पानी जाएगा। अब इसमें क्या है ना, इसमें यहाँ से एक पाइप निकाल दिया गया, अभी इस पाइप को भी दिखा दूंगा, ठीक। तो यहाँ से जो गर्म होगा, यहाँ से गर्म होगा तो गर्म होके अंदर वाले बर्तन में जमा नहीं होगा। पहले अंदर वाले बर्तन में होता था, लेकिन लोग थोड़ा पेशेंस नहीं रख पा रहे, टेक्नोलॉजी बदलती जा रही, तो अंदर वाले में नहीं होगा। जैसे जैसे इसमें जमा होता जाएगा अंदर वाले बर्तन में, वो बूंद बूंद बाहर इधर बोतल में भरता जाएगा। बस यही टेक्नोलॉजी, बाकी कुछ नहीं। कैसा रहता है वो भी देख लेते हैं अंदर का। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, कुछ इस तरीके का पात्र रहता है अंदर में, जो कि बाहर पाइप से रहता है, और ये वाला जो है, ये वाला जो पात्र है बाहर वाला, वही छेद वाला पात्र है जिसमें गैस जाएगा और ऊपर से टप टप करके बूंद बूंद इसमें भरेगा, और यहाँ से ये पाइप ऐसे कनेक्टेड है, इसी पाइप से बाहर निकल रहा है। बाकी कुछ नहीं है, तकनीक वही है, व्यवस्था वही है, बस शराब पहले मिल जा रहा है। उस वाले व्यवस्था में शराब बाद में मिलता था जब पूरा बन जाता था, लेकिन इसमें बनता जा रहा है, वो मिलता जा रहा है, जो छेद वाला बताया उसमें। समझ गए? ठीक ठीक। अब कुछ लोग तो कुकर में भी बना ले रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो ट्रेडिशनल महुआ बनाने का, शराब बनाने का तरीका वो यही। अब आप एक और बात पूछेंगे, जो ट्रेडिशनल शराब बनाने का तरीका है, या फिर जो शराब बनाने का मैंने आपको बताया महुआ वाला व्यवस्था, तो और भी जो शराब बनते हैं वो शराब भी इसी विधि से बनते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, हर शराब इसी विधि से बनता है।
चाहे वो मतलब टेक्नोलॉजी वही है कि आप उसमें से जो अल्कोहल है उस अल्कोहल को बाहर निकालेंगे और उसको मतलब कुल मिला के जो सामान फर्मेंटेशन हुआ है, किण्वित जो हो चुका है सामान, उसमें से अल्कोहल को बाहर निकालना है, उसको सड़ा करके उसमें से अल्कोहल बाहर निकालना है। बस यही प्रक्रिया है, चाहे वो जिस तरीके से आप निकालें। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। एक और शराब होता है जिसको कहते हैं आप लोग बियर। सामान्य तौर पर जो शराब बनते हैं उसमें एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका है जिसको कहते हैं बियर, मतलब दूसरा शराब जिसको कि आप बियर हो गया, या फिर आप सुनते हैं हड़िया हो गया, या इसी हड़िया को बोला जाता है कोसना। ये कैसे बनता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए ये एक स्टेप पीछे का चीज, मतलब जैसे हमने उसमें बनाया महुआ वाला बनाया, जिसमें हमने उसको सड़ाया, सड़ाने के बाद फिर पानी नीचे डेगची में रख के गर्म किया, फिर उसमें से शराब को बाहर, मतलब जो अल्कोहल था उसको बाहर किया वाष्पीकरण के तरीके से। लेकिन बियर में ऐसा नहीं होता। बियर की प्रक्रिया क्या है, जैसे मान लेते हैं आपको जौ से बियर बनाना है या हड़िया बनाना है। हड़िया या कोसना एक ही चीज़ है, हड़िया कोसना एक ही चीज़ को बोलते हैं। ये बनता है चावल से। तो चावल से जो हड़िया या कोसना बनता है उसकी प्रक्रिया मैं बता देता हूँ। उसके बाद फिर आप उसको जौ से बनाएं, गेहूं से बनाएं, मक्का से बनाएं, किसी से बनाएं, सब एक ही प्रक्रिया। चावल से जो कोसना बढ़ता है, हड़िया बनता है, वो कैसे बनता है वो भी बताओ। तो सबसे पहले क्या होगा, चावल जो होगा उस चावल को उबाल दिया जाएगा। उबालने का मतलब ये है कि थोड़ा सा पका टाइप से, मतलब अध पका उबाला जाएगा। जब अध पका उबाल दिया जाएगा, उबालने के बाद उसको पानी से बिल्कुल खाली कर दिया जाएगा, मतलब उसमें कोई भी पानी नहीं होगा, पूरा पानी उसका निकाल दिया जाएगा। सूख जाएगा चावल, सूखा चावल ऐसे बाहर निकाल दिया। ठीक, हल्का गीला रहेगा ऊपर से, अभी उबला है तो गीला ही रहेगा, लेकिन वो पूरा पका नहीं होगा, उसमें पानी की मात्रा नहीं होगी। तो ऊपर बस हल्का हल्का रहेगा, लेकिन पानी अलग से उसमें नहीं रहेगा। अब उसमें क्या होगा, एक हड़िया गोटी आता है। एक्चुअल में हड़िया गोटी क्या है ना, वो उसके मादकता को बढ़ाने के लिए, मतलब एक तरीके से वो भी मादक पदार्थ है, छोटा सा गोटी होता है और उसमें ईस्ट भी मिला होता है। जो ईस्ट पहले बताया, ईस्ट नामक बैक्टीरिया, वैसे ही उसमें ईस्ट भी मिला होता है। जब उसको कूट करके उस चावल के आटे में मिक्स कर दिया जाएगा, जब मिक्स हो गया उसके बाद उसको एक घड़े में बंद कर दिया जाएगा और घड़े में बंद करके ऊपर से पूरी तरीके से पैक कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले हमने किण्वन कराया था, सेम उसी प्रकार से किण्वन होगा। पहले मैंने क्या बताया महुआ के विषय में, कि महुआ को पहले डालेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसको ढक देंगे। आप ईस्ट भी डाल सकते हैं, ईस्ट डालेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। लेकिन महुआ में तो ये प्रक्रिया है, लेकिन हड़िया में या फिर बियर में ये प्रक्रिया नहीं है। बियर या हड़िया में किसी प्रकार के पानी का उपयोग नहीं किया जाएगा, उसको उबाला जाएगा। जो भी पदार्थ होगा, चावल हो या गेहूं है, जिसको भी उबाला जाएगा, उबालने के बाद उसमें ईस्ट आदि मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद उस चावल को एक घड़ा वड़ा चाहे जो भी बर्तन में आप चाहे रख देंगे और उसको पूरी तरीके से ढक देंगे। 6-7 दिन होगा, पूरी तरीके से सड़ेगा। सड़ने के बाद एक महक सा आने लगेगा कि अब ये तैयार हो गया। जो अनुभवी लोग हैं 6-7 दिन लगता है, तैयार हो गया। जब वो तैयार हो जाता है तो तैयार होने के बाद उसमें चावल और अल्कोहल दोनों का मिश्रण रहता है। अब उसको छान लिया जाएगा। छानने के बाद मतलब चावल जो वेस्टेज पार्ट है वो अलग हो जाएगा और बाकी जो लिक्विड पार्ट है वो छान के एक बर्तन में रखा जाएगा। अगर आप उसको पिएंगे तो पूरी तरीके से समझिए कि पूरी तरीके से अल्कोहल ही है, स्पिरिट ही है लगभग, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा होगी अल्कोहल की। लेकिन आप तो पढ़ते हैं कि बियर में केवल 5 से 12% तक ही मात्रा होती है अल्कोहल की। फिर ये कैसे होता है? तो जब वो छना हुआ पदार्थ निकल गया लिक्विड, तो उसमें पानी मिलाया जाएगा। पानी मिलाएंगे तो फिर अल्कोहल की मात्रा कम हो जाएगी और अल्कोहल की मात्रा कम हो गई तो फिर वो पीने लायक हो गया। बस ये प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार से
चावल को यानी फर्मेंटेशन जो किण्वन हुआ है उसको किसी प्रकार से सड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा सीधा एक बार में ही बस सड़ाइए शुरू में और वहीं से बन जाइए। मतलब सड़ाने बोल रहा हूँ, गर्म करने की ज़रूरत नहीं, उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं, वही अपने आप में स्पिरिट है या फिर शराब है जो छान दिया गया। ठीक है, कुल मिला के इसमें भी आप यही चीज़ तो देख रहे हैं कि जो चीज़ें हमने सड़ाया उसमें से अल्कोहल को अलग किया जा रहा है। चूंकि महुआ है तो महुआ में उस तरीके से अल्कोहल को अलग नहीं किया जा सकता, तो उसको गर्म करके किए, बाकी इसमें किया जा सकता है, तो इसको ऐसे ही कर लिए। ठीक, चलिए, तो मैंने बता दिया आपको कि सामान्य जो शराब बनता है उसकी प्रक्रिया, और मैंने बता दिया कि बियर चाहे हड़िया आदि बनती है उसकी प्रक्रिया कैसे होती है। ये सब चीज़ें ना आपको काम आएगी, इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीज़ें जब हम लोग आबकारी अधिनियम 1915 पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ें काम आएंगी। आपको पता चलेगा कि मैं कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, देसी शराब बोल रहा हूँ, मैं बियर बोल रहा हूँ, तो उसका मतलब क्या है, वो कैसे बनता होगा, तो वो चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। एग्जाम के टाइम में कोई रिवीजन भी आपको शायद न करना पड़े। अब देखते हैं देसी शराब। देसी शराब भारतीय उपमहाद्वीप के ग्रामीण इलाकों में बनाई जाने वाली शराब की एक श्रेणी है। यह परंपरागत रूप से एक ऐसी प्रक्रिया से तैयार किया जाता है जिसमें सदियों से पारित किया जा रहा है। भारत के गांवों में प्राथमिक और सबसे लोकप्रिय मादक पेय है। देसी शराब की तकनीक भारत में रेक्टिफाइड स्पिरिट या रेक्टिफाइड ग्रेन स्पिरिट भी कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट में आमतौर पर 95% अल्कोहल और 5% पानी होता है। स्पिरिट अल्कोहल और पानी दोनों से मिलकर बनता है, ध्यान रखिएगा। और अधिकतम यह 97.2% तक अल्कोहल हो सकता है, और जब 97.2% अल्कोहल होगा तो केवल 2.8% ही उसमें पानी बचेगा। क्लियर है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्यों कहा गया? रेक्टिफाइड स्पिरिट इसलिए कहा गया क्योंकि हमने सड़ाया, ठीक है, सड़ाने के बाद जो उसमें से अल्कोहल है, जो स्पिरिट है, अल्कोहल है, उसको क्या किया? रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई कैसे किया? तो जैसा महुआ वाला केस था, तो महुआ वाले केस में हमने उसको गर्म करके उसको रेक्टिफाई किया, अलग से निकाल लिया, तो ऐसे शराब को क्या बोलेंगे? देसी शराब बोलेंगे। देसी शराब बनाने के लिए मुख्य तौर पर खजूर या गन्ने के रस और महुआ, चीनी, जौ, चावल, मड़ई, शराब, संतरे और सड़े हुए अंगूर, आलू इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये सभी स्टार्च प्रोडक्ट हैं। इन सभी चीज़ों में ईस्ट मिलाकर फर्मेंटेशन या किण्वन किया जा सकता है। देसी शराब कुछ इस तरीके से आता है, जरूरी नहीं कि पैकेट में ही आए। जो महुआ का शराब बन रहा है वो भी देसी शराब ही है। ठीक, वैसे कौन सा देसी शराब होगा और कौन सा विदेशी शराब होगा, इसकी जानकारी देसी या विदेशी शराब की नियमावली जो है राज्य सरकार का आबकारी विभाग जो होता है वो जारी करता है। उसमें लिस्ट रहता है कि किसको आप देसी शराब मानेंगे और किसको विदेशी। लेकिन सामान्य तौर पर जब देसी शराब की बात आती है तो सामान्य जो समझ है उसकी बात मैं अभी कर रहा हूँ। अभी किसी प्रकार से अधिनियम में मैं नहीं घुसा हूँ। ठीक, सामान्य समझ के हिसाब से भी बात कर रहा हूँ कि देसी शराब जो है सामान्य तौर पर जो गाँवों में बनाया जाता है पूरा लंबे समय से, ऐतिहासिक रूप से जो बनाया जा रहा है वो सब देसी शराब में आता है। इसको रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहा जाता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि चीज़ों को उसमें से जो स्पिरिट है उसको रेक्टिफाई करके निकाला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, विदेशी शराब। विदेशी शराब का मतलब है भारत के बाहर बनाई गई शराब से है विदेशी शराब का मतलब। विदेशी शराब का मतलब भारत के बाहर बनाई गई मादक पेय से। लेकिन भारत में जो विदेशी शराब बनता है, विदेशी शराब मिलता है, वो विदेशी शराब भारत में ही बनाई जाती है। यानी ऐसा शराब जो कि फॉरेन की टेक्नोलॉजी यानी विदेश की टेक्नोलॉजी पर बना हो लेकिन भारत में ही बना हो, वही विदेशी शराब है वर्तमान में। वैसे हम लोग बहुत सारे विदेशी शराब आयात भी करते हैं, वो अलग बात है। विदेशी शराब में अगर बात करें तो हार्ड शराब होती है, जैसे विस्की, रम, वोदका, ये सब विदेशी शराब के अंतर्गत आता है। लेकिन भारत में विदेशी शराब जो सामान्य तौर पर लगभग 99% जो विदेशी शराब मिलता है वो IMFL वाला विदेशी शराब होता है। मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर, यानी भारत में बना हुआ है लेकिन है विदेशी शराब। क्लियर है? चलिए, भारत में विदेशी शराब को पारंपरिक तरीकों से स्थानीय स्तर पर बनाया जाता है। जैसे विस्की बनाने के लिए अनाज मैश को किण्वित किया जाता है। विदेशी शराब बनाने वाली कंपनियां अपने स्पिरिट देसी शराब बनाने वाली कंपनियों से खरीदती है। हालांकि बाद में इसे अलग तरीके से फ्लेवर मिलाकर विदेशी शराब बनाई जाती है। वहीं अभी बता देता हूँ विदेशी शराब देसी शराब से अलग कैसे है वो भी बता देता हूँ।
वहीं देसी शराब में किसी फ्लेवर का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए वही फ्लेवर आता है जिससे वो बनी होती है। विधि से शराब को कांच की अच्छी पैकिंग के साथ पहुंचाया जाता है। ठीक, चलिए उससे पहले कि मैं देसी और विदेशी शराब में आगे की बात करूं, उससे पहले मैं बता दूं कि देसी शराब क्या है और विदेशी शराब क्या है। देसी शराब मतलब जैसा कि मैंने बताया, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है वही देसी शराब है। रेक्टिफाइड स्पिरिट कहने का मतलब जो तरीका पहले से चला आ रहा है, जैसे महुआ वाला बताया, उसके जगह में, महुआ की जगह में आप दूसरे अनाज जैसे अंगूर रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, जिससे बनाना चाहें उससे बना सकते हैं। वो सब चीज़ें किससे बनेंगी? उस सब चीज़ों से जो बनेगा वो क्या होगा? देसी शराब होगा। मतलब देसी शराब में कुल मिला के क्या होता है? देसी शराब एक्चुअल में एक स्पिरिट है बस। स्पिरिट मतलब अल्कोहल और पानी का मिश्रण है। किसी भी पदार्थ को जिसमें शुगर की मात्रा हो 10 से 12%, उसको सड़ा दिया जाए, किडमित कर दिया जाए, और सड़ाने के बाद उसमें से शराब को अलग कर लिया जाए, यानी स्पिरिट को अलग कर लिया जाए, वो तरीका क्या है? देसी शराब है। और विदेशी शराब क्या है? वो जो स्पिरिट अलग किया गया था उसको जब प्रोसेस किया जाएगा तो विदेशी शराब होगा। मतलब देसी शराब में क्या है? ये प्योर स्पिरिट है, प्योर स्पिरिट, ठीक, प्योर स्पिरिट है। जबकि विदेशी शराब क्या है? स्पिरिट का ही संसाधित रूप है, बाकी कुछ नहीं। इतना आसान है, समझ गए? मतलब जो शराब बन चुका है उसी को और प्रोसेस किया जाएगा, उसमें फ्लेवर मिलाया जाएगा, उसमें और कुछ कुछ चीजें की जाएगी, तो वो विदेशी शराब बन जाएगा, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। क्लियर है? चलिए, अच्छी पैकिंग होगी विदेशी शराब में, सरकार इससे ज़्यादा राजस्व इकट्ठा करती है। लेकिन अगर हम आबकारी अधिनियम 1915 के भाषा में जाएंगे तो विदेशी शराब और देसी शराब कौन सा होगा, उसके विषय में पूरी जो जानकारी है, यानी कौन देसी शराब होगा कौन विदेशी शराब होगा, इस विषय में फाइनल जो डिसाइड करने का अधिकार है वो गवर्नमेंट को ही है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, कभी कभी पूछ लेता है, और ये सब चीज़ें आपके आबकारी अधिनियम 1915 में लिखी भी नहीं होंगी, लेकिन सामान्य तौर पर प्रश्न पूछा जाता है। 4 से 5 प्रश्न इस वीडियो से आएगा। विस्की जो है उसमें 40 से 50% तक अल्कोहल होता है और ये जौ से बनता है। रम जो है 45 से 50% तक रहता है और ये गन्ना से बनता है। ब्रांडी जो है 40 से 50% तक अल्कोहल होता है और अंगूर से बनता है। जीन जो है 35 से 40% तक अल्कोहल होता है और मक्का से बनता है। बियर जो है वो जौ से बनता है, 3 से 6% अल्कोहल होता है। उसी प्रकार से शैंपेन जो है, शैंपेन 10 से 15% अल्कोहल होता है और अंगूर से बनता है। पोर्ट और शेरी, ये भी शराब के ब्रांड के नाम हैं, ये 15 से 25% तक इसमें अल्कोहल होता है, अंगूर से बनता है। और एक होता है साइडर जो कि सेब से बनता है, 2 से 6% तक इसमें अल्कोहल होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको करा दिया, क्योंकि इसमें आगे आपको वो ज़रूरत होगी शायद, मतलब पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा एग्ज़ाम में। बाकी आबकारी अधिनियम 1915 में ये नहीं है, लेकिन ये बाहर से है, लेकिन ये प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें, गांजा के बारे में बात करूं तो गांजा एक पौधा होता है। आपको एक बात अभी मैं बता दूं कि गांजा और भांग और चरस, गांजा, भांग, चरस, ये कोई अलग अलग जगहों से नहीं आता, एक ही पौधे के विभिन्न भाग से आते हैं। यानी कोई पत्ती से आ रहा है, कोई फूल से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, इस प्रकार से। चलिए देखते, गांजा की बात करें तो गांजा एक मादक पदार्थ होता है। शराब के बारे में पूरा खत्म हो गया ना, देसी विदेशी पूरा बता दिया, प्रक्रिया भी बता दिया। अब गांजा कहें, गांजा एक मादक पदार्थ होता है जो गांजे के पौधे से मिलता है। गांजा का पौधा का नाम क्या है? इसका पौधा का नाम है कैनाबिस सैटाइवा। कैनाबिस सैटाइवा इसका नाम है, पौधे का नाम, ठीक है। और से भिन्न भिन्न विधियों से बनाया जाता है। इसका उपयोग मनोसक्रिय मादक के रूप में किया जाता है, यानी एक तरीके से मादक पदार्थ के रूप में किया जाता है। मादा भांग के पौधे के फूल, आसपास की पत्तियों और तनों को सुखाकर बनाने वाला गांजा सबसे सामान्य कॉमन है। कुल मिला के गांजा जो है वो एक पौधा जो है जिसका नाम है कैनाबिस
सैटाइवा, इस कैनाबिस सैटाइवा के पत्ती से जो बनता है उसको बोला जाता है गांजा। यानी कैनाबिस सैटाइवा की पत्ती को अगर सुखा दिया जाए और पत्ती को सुखाने के बाद जो पदार्थ तंबाकू जैसा तैयार होगा उसको आप बोलेंगे गांजा। ठीक है, चलिए। गांजा का सेवन करने पर व्यक्ति की उत्तेजना बढ़ जाती है। गांजे में मिलाए जाने वाले तंबाकू मिर्गी कर्क रोग का प्रमुख कारण है। गांजा व्यसनी लोगों के चेहरे को काला कर देता है। यहाँ पे काला गाढ़ा हो जाता है, देख के भी पता चल जाता है गांजा पीता है ऐसा। ठीक है, गांजा के पौधे के औषध में मनोरुग्ण यानी मानसिक विकार का इलाज भी किया जाता है। गांजा के केवल नुकसान नहीं है, इसका इलाज में उपयोग होता है। फ्रांस के लोग आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए गांजा का सेवन करते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन गांजा मलाना हिल्स हिमाचल में मिलता है, भारत में। अब देखते हैं भांग। भांग क्या है? भांग जो है जिसका नाम है कैनाबिस इंडिका। कैनाबिस इंडिका कुल मिला के ये जो पौधा मैंने बताया कैनाबिस सैटाइवा, कैनाबिस सैटाइवा जो है, कैनाबिस सैटाइवा एक तरीके से पौधे का प्रजाति है और उस पौधे के प्रजाति के अंतर्गत भारत में जो इस प्रजाति का पौधा पाया जाता है जिसको बोलते हैं कैनाबिस इंडिका। अगर मैं बोलूं कि कैनाबिस इंडिका की जगह में कैनाबिस सैटाइवा लिख दें तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत नहीं होगा। कैनाबिस सैटाइवा मूल का ही पौधा है कैनाबिस इंडिका। ठीक है, जैसा कि आप क्या बोलते हैं, जैसे आपको मैं एक उदाहरण में बता दूं, जैसे धान बोते हैं। ठीक है, तो धान हो गया, लेकिन धान में भारत में IR36 जीरा फूल, जौ फूल ऐसे होता है। उसी प्रकार से कैनाबिस सैटाइवा जो है उसको मानिए आप धान। ठीक है, उसको आप मानिए धान, और इसके अंतर्गत जो कैनाबिस इंडिका है वो क्या है? उसका एक प्रजाति है, यानी ये भी एक प्रकार का धान ही है। अगर मैं सामान्य तौर पर कहूँ तो मतलब एक प्रकार के ये भी गांजा का पौधा ही है। ठीक, तो गांजा का जो पौधा है, गांजे के पौधे के पत्ती से क्या मिला? गांजे के मतलब ये जो कैनाबिस सैटाइवा नामक जो पौधा है उसके पत्ती से क्या मिला? पत्ती से मिला हमको गांजा। और कैनाबिस सैटाइवा यानी कैनाबिस इंडिका के फूल से हमको क्या मिलेगा? भांग मिलेगा। नहीं, गांजा एक मादक पदार्थ गंध पौधे गांजा, हाँ सॉरी ये गलत लिखा है यहाँ पे, भांग। हाँ, ये यहाँ पे गलत लिखा है, जिसको ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ जाए। कैनाबिस सैटाइवा जो है यानी एक तरीके से कैनाबिस इंडिका या सैटाइवा एक ही पौधे का नाम है, समझ लीजिए। यहाँ पे आप एक काम करिए, इंडिका को हटा के सैटाइवा ही लिख लीजिए, जो भी है हिंदी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इस पौधे के पत्ती से हमको क्या मिला? गांजा मिला। ठीक है, गांजा मिला उसके पत्ती से, जिसको कि आप रगड़ के चीलम में भर के जय भोले बाबा जो करके पीते हैं वही गांजा। ठीक है, कैनाबिस सैटाइवा के पत्ती से मिला गांजा और उसके फूल से मिलेगा भांग। ठीक है, कैनाबिस सैटाइवा के फूल से मिलेगा भांग। भारत में भांग अपने पैदा हुए पौधों की जगह पाए जाते हैं। उत्तर भारत में इस्तेमाल हल्के नशाओं से मिलता है। कहाँ भूल गया क्या? नहीं उल्टा बता दिया मैं, लगता गांजा नहीं उल्टा बता दिया मैं, ये उल्टा बता दिया। जो ये गलत बता दिया, फूल से मिलता है आपका गांजा। अभी मैंने बताया था पत्ती से मिलता है गांजा, लेकिन फूल से मिलता है गांजा। ठीक है, कैनाबिस सैटाइवा का जो फूल है ये क्या है? ये फूल है गांजा। ठीक, और कैनाबिस सैटाइवा का जो पत्ती है ये पत्ती क्या है? भांग। तभी आप देखते हैं भांग वाली जो बर्फी होती है सामान्य तौर पर हरे रंग की दिखाई देती है। क्यों हरे रंग की दिखाई देती है? क्योंकि ये हरे पत्ती से बनती है, कैनाबिस सैटाइवा के पत्ती से बनती है, इसलिए वो हरा दिखता है। तो पत्ती से जो बना वो बना भांग, और इस पौधे के फूल से जो बना वो बना गांजा। क्लियर है? चलिए, गांजा को पीते हैं
चीलम में डाल के और भांग को कुछ कुछ में मिला के, जैसे गर्मी का वो आ गया क्या बोलते होली, तो होली की ठंडाई के रूप में भी तैयार होता है, तो वो चीज़। अच्छा, अब देखते हैं चरस। चरस कैसे बनता है भारतीय समाज में? भांग देखिए, अब 2-3 चीज़ें मैंने बताया। पहला बात क्या बताया, ये जो पौधा है इसको तो सटाइवा लिख के लीजिए, फर्क इस पौधे के पत्ती से मिला क्या? पत्ती से मिला भांग। इस पौधे के फूल से क्या मिला? इस पौधे के फूल से मिला आपको गांजा। ठीक, ये 2 चीज मिल गया। अब रेजिन यानी चरस, चरस भी इसी पौधे से मिलता है। कैसे मिलता है चरस इस पौधे से? तो ये चरस जो है इसका थोड़ा परिष्कृत रूप है। क्या किया जाता है, इसकी जो फूल होते हैं, इसके जो फूल और पत्ती होते हैं उसको निकाल लिया जाता है। गीला जो होता है ना, फूल और पत्ती जब मतलब वहाँ कच्चा ही रहता है, तो कच्चा को ऐसे ऐसे हाथ से रगड़ा जाएगा। ठीक, पत्ती और फूल को जब ऐसे ऐसे हाथ से रगड़ा जाएगा ना, तो जो भी उसका चिपचिपा पदार्थ होगा, जो उसमें पानी होगा, जो लस्सा टाइप का होगा, गोंद टाइप का, वो हाथ में चिपकता जाएगा, बाकी फिर पत्ती निकल जाएगा। अब इसको ऐसे जो यहाँ चिपक गया है उसको फिर ऐसे क्या करेंगे, ऐसे चाकू के उल्टे साइड से ऐसे निकाल देंगे, और वही क्या है, वही है आपका चरस। ठीक, समझ गए ना? एक ही पौधा है कैनाबिस सटाइवा, जिसके पत्ती से भांग बनता है, उसके फूल से गांजा बनता है, और उसका जो लसलसा पदार्थ होता है उससे बनता है चरस। तो कहते हैं ना, जिंदगी में चरस बो के रखा है, वही चरस है। ठीक, ये पौधा है भांग का पौधा। चलिए आगे देखते हैं। भांग और गांजा खाली स्थान है। कैनाबिस सटाइवा पौधे के सूखे पत्तों को क्या बोलते हैं? भांग बोलते हैं, और फूल और कलियों को क्या बोलते हैं? गांजा बोलते हैं। गांजा एक्चुअल में क्या है ना, फूल और कली के लिए संस्कृत नाम है जिसको गांजा बोला जाता है, उसी नाम से इसको गांजा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो सामान्य सेक्शन था, सामान्य सेक्शन इसका क्या बोलते हैं, आबकारी आरक्षक के लिए, वो सामान्य चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम अगले वीडियो में जब चलेंगे तो अगले वीडियो में सिर्फ सीधे आबकारी अधिनियम 1915 पर बात करेंगे। अभी इस वीडियो में हमने बहुत कुछ चीजें समझी जिसको एक बार रिवाइज कर लेना बहुत जरूरी है। पहला देखते हैं, पहला हमने समझा क्या? हमने समझा कि सिलेबस में 2 भाग हैं, दोनों भाग में से भाग 2 को हमने शुरू किया है। भाग 2 का जो तीसरा यूनिट है जिसमें आबकारी अधिनियम का ज्ञान है, वहां से शुरू कर रहे हैं। आज का वीडियो आबकारी अधिनियम का नहीं था। आज के वीडियो में हम इसमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि देसी शराब क्या होता है, विदेशी शराब क्या होता है, गांजा क्या होता है, भांग क्या होता है, इस विषय पर बात की। हमने सबसे पहले देखा कि इसके मंत्री कौन है, प्रभारी मंत्री आबकारी विभाग के, तो विष्णुदेव साय जी हैं। हमने और भी देखा कि इसका काम क्या है इस विभाग का, तो ये प्रशासन से संबंधित और वो क्या बोलते हैं उसको, राजस्व उगाही दंड लगाना, ये सब काम है आबकारी विभाग का। इसकी जो सुश्री आर संगीता जो है वो इसकी सचिव भी हैं और सहायक आयुक्त भी हैं, वो भी देख लिया। आगे हमने फिर देखा कि इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, तो लाइसेंस आदि देना, राजस्व उगाही करना, नियम बनाना, प्रशासन करना, ये सब चीज काम है किसके, आबकारी विभाग के। उसके बाद हमने देखा कि शराब क्या होता है, तो शराब क्या होता है उसको देख लिया। शराब कैसे बनता है उसको भी देख लिया, शराब बनाने की प्रक्रिया देखी। महुआ का शराब डिटेल में देखा कैसे बनता है। महुआ के शराब के बाद हमने देखा देसी शराब क्या है, विदेशी शराब क्या है। देसी शराब में हमने देखा देसी शराब वही है जिसको कि कहते हैं कि रेक्टिफाइड स्पिरिट। और रेक्टिफाइड स्पिरिट क्यों कहते हैं, क्योंकि महुआ को सड़ा करके उसमें से जो स्पिरिट था या फिर अल्कोहल था उसको रेक्टिफाई किया गया। अब यही स्पिरिट जो होता है वो विदेशी शराब में काम आता है। विदेशी शराब जो होता है वो IMFL वाला शराब होता है, चूंकि फॉरेन टेक्नोलॉजी पर बना है, लेकिन बना कहाँ पे, भारत में, इसीलिए इसको इंडियन मेड फॉरेन लिकर बोलते हैं। इसमें कुछ फ्लेवर मिलाते हैं और ये नया शराब बन जाता है। हमने इससे पहले ये भी देखा कि बियर कैसे बनता है, हमने ये देखा कि हड़िया कैसे बनता है, कोसना कैसे बनता है, ये सब चीज़ें भी हमने देख ली हैं। उसके बाद हमने देखा कितना कितना प्रतिशत होता है इन सब विषय में। गांजा हमने देखा कि एक ही पौधा होता है जिसको कैनाबिस सटाइवा कहते हैं, और कैनाबिस सटाइवा जो पौधा है उसके फूल से गांजा बनता है, उसकी पत्ती से भांग बनता है, और उसको जब ऐसे रगड़ दिया जाता है तो रगड़ करके जो उसका चिपचिपा पदार्थ होता है उसको निकाल करके चरस बनाया जाता है। और उसके बाद हमने प्रश्न देखा। कुल मिला के हमने ये सामान्य सी चीज़ें देख ली है। अब हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो अगले वीडियो में हम पूरा का पूरा अधिनियम से शुरू करेंगे। अधिनियम में क्या क्या परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं 4-5 क्लास पर परिभाषा ही ले लेगा,
आसान नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो ध्यान से चलेगा। और ध्यान रखिएगा, वैकेंसी आएगी तो समय नहीं रहेगा, तो अभी से तैयारी करिए। हम 1.5 से 2 महीने में पूरा का पूरा सेकेंड पेपर ख़त्म कर देंगे। फर्स्ट पेपर तो आपको मिल ही जाएगा वीडियो फट से, लेकिन सेकेंड जो भाग है उस सेकेंड भाग को भी लगभग 1-1.5 महीना में ख़त्म कर देंगे। यानी जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन के आने से पहले आपका पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए। योग्यता केवल 12वीं पास है, तो इस चीज़ को भूलिएगा मत। मिलता हूँ अगले वीडियो में, अगर यूट्यूब में आया तो, नहीं तो फिर मिलूंगा ऐप में। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कोर्स लेना चाहेंगे और उनको पता नहीं होगा कि कोर्स कैसे लेना है। तो कोर्स लेने के लिए बहुत आसान सा व्यवस्था है। आपको एक नंबर है 96 17 41 36 76, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर लीजिएगा। अगर कोर्स लेने की इच्छा रखते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा और लिखिएगा जो भी कोर्स लेना है आपको, आबकारी आरक्षक का कोर्स लेना है ऐसे करके, तो आपको अभी ये कोर्स मेरे ख्याल से 1999 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन इस कोर्स का फीस जो है वो है 3999 रुपये। तो बाद में फीस बढ़ जाएगा, अभी आप लेंगे शुरू में तो कम फीस में मिलेगा। ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।